नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मैं अपने सिर पर मंडरा रहे मंटू के खतरे को लेकर अलका मैम के पास गई थी। आज मेरी चिंता दूर हो गई है। मैम ने अपने डीआईजी पुलिस रिश्तेदार की मदद से मंटू को सबक सिखाने की एक ऐसी सुनियोजित योजना बताई है जिसे सुनकर मैं संतुष्ट हो गई हूँ। आप सुनेंगे कैसे एक सादे कपड़ों में महिला इंस्पेक्टर मंटू को उसके ही जाल में फंसाकर बिना किसी शिकायत के उसे सुधारने वाली है। मेरी स्वाभिमानी भावना पर मैम ने प्यार से कहा, अगर हम एक दूसरे का आसरा नहीं हो तो कैसे हितैषी और कैसे अपने होंगे। लेकिन कहानी में तब मोड़ आता है जब रात के विश्राम के दौरान मैम अचानक राशील को वीडियो कॉल लगाती है और राशील देती है एक शुभ समाचार, वो माँ बनने वाली है। आप सुनेंगे कैसे अलका मैम और राशील की जुगलबंदी शुरू होती है। मैम के भतीजे से मेरे विवाह की संभावना, मेरे अमेरिका भ्रमण का प्रबंध और 1.5 माह के वैतनिक अवकाश का वादा। मुझे लग रहा है जैसे मेरी एक एक टांग पकड़कर मुझे घसीटने का खेल चल रहा है। क्या मेरा स्वाभिमान मुझे मुफ्त में अमेरिका जाने की अनुमति देगा और क्या मैं अपने प्यारे पापा और अलका मैम को छोड़कर अपने भविष्य के लिए राशील के देवर से मिलने को तैयार होंगी। आगे की कहानी प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे। एपिसोड 13, डीआईजी का जाल और अमेरिका का न्योता। पिछले कई वर्षों से कुछ माह के अंतराल से यह होता आया है, अतः मैंने पापा को बताया तो वे प्रसन्न ही हुए हैं। क्यों ना होते। जब से अलका मैम का सामीप्य मुझे प्राप्त हुआ है तब से उनके स्कूल के कारण पापा के पुस्तक कॉपी के व्यापार में लाभ बढ़ गया है और हमारा जीवन अपेक्षाकृत सरल हुआ है। मैं मैम के बंगले पर पहुंची हूँ। मेरे समीपी रिश्तेदार डीआईजी पुलिस हैं। उन्हें मैंने आपका दिया एड्रेस और संक्षेप में उस आदमी की करतूतों के बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा है शीघ्र ही उस लंपट को सुधारने का प्रबंध कर दिया जाएगा। मेरे बिना पूछे ही मैम ने कार्य की प्रगति बता दी है। मैम, ये तो कहीं चर्चा में नहीं आएगा कि मंटू के विरुद्ध कार्रवाई के पीछे मैं हूँ। मैंने चिंता व्यक्त की है। नहीं, आप इसकी चिंता नहीं कीजिए। न मैंने उन्हें आपका नाम बताया है और न ही उन्होंने ये जानने में रुचि दिखाई है। उनसे मैंने कहा है उनके लिए इतना ही आधार पर्याप्त है। मैम मुझे निश्चिंत रहने को कह रही हैं। बिना शिकायत के वे उस पर कार्यवाही कैसे करवाएंगे, यह मेरी जिज्ञासा है। पुलिस वाले अपराधी के मनोविज्ञान को जानते हैं। जिस आदमी में महिलाओं से छेड़छाड़ की प्रवृत्ति होती है वह अपने कार्यकलापों को बार बार दोहराया करता है। उन्होंने बताया है महिला थाने से सादे वस्त्रों में कोई महिला युवा इंस्पेक्टर उसकी फल की दुकान पर कुछ दिन के अंतराल में नियमित फल लेने जाया करेगी। किसी कार्य योजना का विवरण की तरह मैम मुझे बता रही हैं। उन्होंने क्षण भर के अंतराल के बाद आगे बताया, ऐसे में जिस भी दिन लंपट मंटू महिला इंस्पेक्टर पर बुरी दृष्टि डालेगा और द्व्यथ ही छीटाकशी करने की गलती करेगा, इंस्पेक्टर अपनी पहचान बताकर उसे घसीटकर थाने ले आएगी। वहां उसका अच्छी तरह सत्कार किया जाएगा। उसके बाद से आगे कभी भी वो किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ करना भूल जाएगा। मैम ने उसे धर पकड़ने के लिए बने जाल का विवरण दिया है। ये तरीका उसे पकड़ने के लिए सफल रहेगा। मैं इससे संतुष्ट हुई हूँ। इस तरह सभी को यही पता चलेगा कि इस कार्यवाही के पीछे पुलिस इंस्पेक्टर से उसका दुर्व्यवहार है। इस प्रकार आप पर उसकी ओर से कोई आशंका नहीं रहेगी। किसी उलझन में पड़ने से मैं कैसे मुक्त रहूंगी, मैम ने ये स्पष्ट किया है। ऐसा कब तक हो जाएगा, मुझे उतावली मच रही है। एक महिला इंस्पेक्टर ने उसकी दुकान पर फल खरीदने जाने की शुरुआत तो 2 दिन पहले से ही कर दी होगी। आशा है वो पंछी शीघ्र ही बिछाए जाल में फंस जाएगा। मैम ने मेरी स्वाभाविक अधीरता को समझा है। मैं आश्वस्त हो गई हूँ। मैम, मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। मैंने हाथ जोड़े हैं। इतने वर्षों के बाद भी आप मेरे साथ इस तरह की औपचारिकता में क्यों पड़ रही हो? आपकी कठिनाई या कष्ट मुझे भी कष्ट ही देने वाला होता है। आप इसे समझ लो और अब कभी भी ऐसी बातें मुझे बताने में देर मत करना। मैम ने मुझे हल्के से झिड़क दिया है। मैम, मुझे अपनी माँ से शिक्षा मिली है, मैं किसी के लिए कभी भी समस्या नहीं, सदा ही समाधान होना चाहती हूँ। यह मेरी विवशता है कि मुझे आपको ये समस्या बतानी पड़ी है। मैं भावुक हो गई हूँ। स्वाभिमानी होना अच्छी बात है, फिर भी कई बार हमें अपनों और हितैषियों के साथ में अपना स्वाभिमान अलग रख देना होता है।
अगर हम एक दूसरे का आसरा नहीं हों तो कैसे हितैषी और कैसे अपने होंगे। अब आप इस बात को भूल जाओ, आप ये कठिनाई हल हुई समझ लो। कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचकर कंधे से लगा लिया है। उनका ऐसा स्नेह एवं महंगे परफ्यूम की भीनी भीनी सुगंध मुझे अच्छी लग रही है। भोजन के बाद रात्रि विश्राम के लिए मैं उनके ही शयन कक्ष में हूँ। जब से राशील गई है, मैम का सामीप्य मुझे मिलने लगा है। मुझे राशील का स्मरण आ गया है। राशील का विवाह उसके हित में है। वो आज अमेरिका में सुख से रह रही है, फिर भी मुझे उसका ध्यान निरंतर रहता है। मैंने राशील की चर्चा छेड़ दी है। वाणी, तुम कहो तो मेरा एक भतीजा और है। वह भी अपना विवाह भारत में रहने वाली सुयोग्य लड़की के साथ ही करना चाहता है। अगर आप कहो तो मैं अमेरिका में ही आप और राशील के मिलकर रहने का प्रबंध करवा सकती हूँ, मैम ने हंसकर कहा है। नहीं मैम, मैं मेरे पापा का एकमात्र आसरा हूँ और मुझे आपका भी साथ अच्छा लगता है। मैं यही भली हूँ, मैंने अपनी असमर्थता एवं अरुचि बताई है। वाणी, यह अच्छी बात है। आप अपने पापा और मेरे बारे में इतना सोचती हो, मगर आपका जीवन आपके पापा और मुझसे अधिक समय का शेष है। आपके बारे में मैं उस दृष्टि से सोचा करती हूँ, उन्हें मेरे भविष्य की चिंता है। फिर भी उन्होंने इस बात को यहीं छोड़ा है। शायद वे अभी इस बात को अधिक खींचना उचित नहीं मानती हैं। वे सही समय आने तक धैर्य सहज ही रख लेती हैं। उन्होंने राशील को कॉल लगा लिया है। यह वीडियो कॉल है। राशील, आज वाणी आए है। यह आपको बहुत मिस कर रही है, कहने के साथ ही उन्होंने मोबाइल मुझे दे दिया है। पहली दृष्टि में ही मुझे राशील मोटी हुई लगी। मैंने हंसकर उसे फ्लाइंग किस दी है। कैसी हो राशील? आप तो वहां आनंद में हो, हमें भूल तो नहीं गई हो? उसे स्क्रीन पर देखते हुए मैं प्रसन्न हुई हूँ। मैम, और आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप दोनों के साथ का समय तो मेरे इस जीवन के लिए मधुरतम स्मृति है। और हाँ, शायद आप यह नहीं जानती हो कि अब आप मौसी बनने जा रही हो। शुभ समाचार बताते हुए राशील ने हमसे अपनत्व प्रकट किया है। वाह राशील, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। मुझे अच्छा लगेगा जब कोई प्यारा बच्चा मुझे मौसी कहेगा, मैंने प्रसन्नता से हंसते और झूमते हुए कहा है। मैं चाहती हूँ आप अमेरिका आने का प्लान कर लो। मेरे बेबी के जन्म के समय मुझे आपका साथ मिल सके तो बहुत अच्छा रहेगा, राशील कह रही है। मैं सोचने लगी, अन्य कठिनाइयां अलग भी कर दे तो भी अमेरिका जाना आना अत्यंत महंगा होगा। मैं वहां जाने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। मेरे मुख पर आए भाव राशील और मैम दोनों ने ही पढ़ लिए हैं। वाणी, आप अमेरिका आने जाने की टिकट का नहीं सोचो। आपकी यूएस विजिट स्पॉन्सर करने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, वो हम अरेंज करेंगे। मेरे मुख के भाव पढ़ते हुए राशील ने समाधान रखा है। और वाणी, आपके पासपोर्ट और वीसा का प्रबंध मैं कर दूंगी। मैं कुछ कहती इसके पूर्व ही मैम ने उसमें अपनी बात जोड़ दी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैम के भतीजे से मेरे विवाह का विचार इन दोनों का ही है। राशील का विवाह उनके बड़े भतीजे से हुआ है। ऐसे में मैं वहां जाऊं तो दूसरे भतीजे से निश्चित ही मेरा मिलना होगा। इसी से यह संभावना हो सकेगी कि राशील के देवर और मैं विवाह करने को सहमत हो जाएं। मुझे ये बात भी विचित्र लग रही है, मैम जो स्वयं अविवाहित हैं, वे मेरा अविवाहित रहना उचित नहीं मानती हैं। वाणी, किस विचार और संशय में डूबी हो? मैं यहाँ आपके अमेरिका भ्रमण का भी प्रबंध कर दूंगी। सोचो आपके आने से कितनी बातें एक साथ हो जाएंगी। राशील ने मुझे ललचाने का प्रयास किया है। और हाँ वाणी, स्कूल से आपके लिए 1-1.5 माह का वैतनिक अवकाश मैं स्वीकृत करवा दूंगी। मैम ने भी इसमें अपनी बात जोड़ दी है। क्या आप दोनों ने आज के लिए ये सुनियोजित योजना बना रखी है कि मैं यहाँ आऊँ और आप दोनों मेरी एक एक टांग पकड़कर मुझे घसीटने का खेल खेलो? मैंने लजाते हुए कहा है। वाणी, आप बिल्कुल सही समझी हो, मगर मेरी कठिनाई यह है कि मैं यहाँ से आपकी टांग नहीं पकड़ सकती हूँ, इसलिए आपको अमेरिका आने का न्योता दे रही हूँ। राशील एक सिद्धहस्त वाक्पटु लड़की है। डॉक्टर ने आपको क्या डेट बताई है? मैंने बात आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन दोनों के मिले होने से मैं जीत नहीं पाऊंगी, मैंने समझ लिया है। उसको अभी 5 माह है। मुझे लगता है अमेरिका आने की तैयारी करने के लिए इतना समय आपको पर्याप्त रहेगा। राशील ने मुझे घेरने का प्रयास जारी रखा है।
उसकी बार बार एक ही तरह की बातों से समझना सरल हुआ है। वो मुझे अपने पास बुलाने के लिए अत्यंत गंभीर है। ये सब अचानक ही मेरे सामने आया है। मुझे लग रहा है अभी तुरंत ही उसे मना कर सकना कठिन है। मुझे अमेरिका आने जाने की टिकट और पासपोर्ट वीसा पर होने वाले खर्च का अनुमान है। वो बहुत अधिक है। मेरा स्वाभिमान मुझे इसकी अनुमति नहीं देने वाला है। इतना बड़ा खर्च मैं राशील और मैम पर डालकर अमेरिका जाने को बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हूँ। अमेरिका जाने का विचार मुझे इससे पूर्व भी एक बार आया है, जब वहां राशील का विवाह होने वाला था। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, साथ ही महंगी टिकट से मुझे तब भी यह संभव नहीं लगा था। मैं इन विचारों में खो गई हूँ। राशील कुछ और कह रही है जिसे मैंने अनसुना कर दिया है। वाणी, क्यों इतनी उलझन में पड़ रही हो? अभी समय है, आप अच्छी तरह सोचकर तय कर लेना, मैम ने मुझ पर कसावट ढीली करते हुए कहा है। मगर तय ऐसा ही करना कि मेरे बुलावे का मान रहे। राशील ने भी थोड़ी ढील दे दी है। अभी के लिए यह बात ऐसे ही टल सकती है। हाँ राशील, मैं पापा से पूछकर ही तय कर सकूंगी। इतने लंबे समय के लिए पापा से दूर मैं कभी रही नहीं हूँ। ये कहना अधिक सही होगा कि माँ और भैया के नहीं रहने के बाद कभी मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है। उनकी और मेरी परस्पर निर्भरता रही है। मैं मुस्कुराई हूँ। राशील इस बात पर उदास हुई है। इसे आप मुझसे अच्छे से समझ सकती हैं। यहाँ मैं आप पर अपना जोर नहीं चलाऊंगी। यह अवश्य बताना चाहती हूँ कि आपका आना संभव हो सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। राशील मेरी बात का भावनात्मक पक्ष समझ रही है। मैं उसकी उदासी से स्वयं भी उदास हुई हूँ। राशील, अपना और अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना, कहते हुए मेरे मुख पर उदास सी मुस्कान है। इस तरह कॉल डिस्कनेक्ट किया गया है। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओ, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 13 का समापन है। यह एपिसोड सुरक्षा, अंतरंगता और सुनियोजित भविष्य के तत्वों को तीव्रता से सामने लाता है, किंतु अलका का मूल रहस्य अभी भी गहन बना हुआ है। एपिसोड 13 की शक्ति और कथा विकास। मंटू समस्या का प्रभावी समाधान। यथार्थवादी पुलिसिंग। पुलिस द्वारा सादे वस्त्रों में महिला इंस्पेक्टर को भेजना, ये कार्य योजना न केवल उत्कृष्ट है बल्कि व्यवहारिक और गोपनीयता बनाए रखने वाली है। यह अलका के प्रभाव को ठोस रूप से स्थापित करता है। औपचारिकता का खंडन। अलका का वाणी को हल्के से झिड़कना और स्वाभिमान को अपनों के साथ अलग रखने की सीख देना उनके वाणी के प्रति अधिकार और गहरे जुड़ाव को प्रकट करता है। सुनियोजित विवाह का प्रलोभन। योजना का उद्घाटित होना, राशील का गर्भवती होना, अमेरिका बुलाना और अलका का वीसा छुट्टी का आश्वासन देना, ये स्पष्ट करता है कि मैम और राशील मिलकर वाणी का विवाह अलका के दूसरे भतीजे से कराना चाहती है। मैम का विरोधाभास। वाणी का ये सोचना कि मैम जो स्वयं अविवाहित है वे मेरा अविवाहित रहना उचित नहीं मानती है, यह अलका के चरित्र में एक जटिल विरोधाभास उत्पन्न करता है, जिससे उनका मूल रहस्य और गहन हो जाता है। वाणी का द्वंद्व। वाणी का पापा पर निर्भरता और स्वाभिमान उसे प्रलोभन, वैतनिक अवकाश, स्पॉन्सर्ड यात्रा के सामने अडिग रहने को विवश करता है। यह उसके चरित्र की दृढ़ता को पुष्ट करता है। मूल रहस्य का स्थगन। रात्रि विश्राम का उपयोग अलका के एकांगी प्रेम या अविवाहित रहने के कारण को उद्घाटित करने के स्थान पर राशील से संपर्क और विवाह की योजना में किया गया है। ये कथात्मक स्थगन श्रोताओं की उत्सुकता को और तीव्र करेगा। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। मंटू का समाधान। पुलिस की योजना बताते समय अलका का स्वर शांत, आत्मविश्वासी और नियंत्रण से भरा होना चाहिए। विवाह का प्रस्ताव। राशील और अलका दोनों का स्वर हंसमुख, जोरदार और प्रलोभन से भरा हो। राशील के घसीटने का खेल वाली पंक्ति में चंचलता का भाव स्पष्ट दिखना चाहिए। वाणी का निर्णय। अमेरिका जाने के विचार और पापा पर निर्भरता वाले वाक्यों में स्वर संवेदनशील, चिंतनशील और निर्णय में असमर्थता को प्रकट करे। समापन की ध्वनि। एपिसोड का अंत हल्की उदासी, राशील की वजह से और अनिश्चितता की ध्वनि के साथ होना चाहिए, जो ये संकेत दे कि विवाह का प्रस्ताव अब वाणी के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व बन गया है। एपिसोड 13 समाप्त।